सर श्री प्रणाम। आपने कहा कि इन तथ्यों का हमें कोई पता ही नहीं कि हम किस तरह से जी रहे हैं। इन तथ्यों को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी स्थिति इस तरह से गिर चुकी है? कुछ नहीं करना चाहिए। तथ्यों को जानने के लिए तो इंद्रियां ही काफी हैं। श्री कृष्ण बड़े प्यारे तरीके से कहते हैं, निर्मल इंद्रिय, शुद्ध इंद्रियों वाला। आंखें काफी हैं, कान काफी हैं, नाक काफी है, त्वचा काफी है। आंखों से ही दिख जाएगा, कानों से ही सुनाई दे जाएगा। तुम देखो तो सही। इसीलिए संस्था में हम अवलोकन को बड़ा महत्व देते हैं। तुम देखो तो सही, तुम देखते भी नहीं। तुम सुनो तो सही, तुम सुनते भी नहीं। तथ्य समझते हो? तथ्य, पशु भी तथ्य जानता है। कम से कम जितना उसकी इंद्रियां अनुमति देती हैं उतना तो जानता ही है। आदमी अकेला है जो अपनी कपोल कल्पनाओं में पूरी तरह कैद होकर रह सकता है। उसे तथ्यों से कोई लेना ही देना नहीं। तथ्य का मतलब होता है ठोस आंकड़े, प्रामाणिक बातें। वो सब कुछ जो लिख करके जांचा जा सके, वो सब नहीं जो मात्र तुम्हारी व्यक्तिगत कल्पना में मौजूद है। कोई बहुत बड़ी विधि नहीं चाहिए अपनी हालत से रूबरू होने के लिए। बस कल्पनाओं से थोड़ा मुक्त हो जाओ, कल्पनाओं से थोड़ा हटो, फिर दिखाई देगा। मैं हैरान हो जाता हूं आदमी की आत्मघाती शक्तियों पर। हमें स्वयं को धोखा देने का जो सामर्थ्य है वो अनुपम है, किसी और जीव में पाया ही नहीं जाता। एक सज्जन आए मिलने के लिए, बोले मैं तो जी ही रहा हूं अपने बेटे की खातिर। पर ऐसा प्रतिभाशाली, दैवीय तेज से ऐसा उत्प्रोत, भारत का भविष्य। अरे भारत नहीं, वो अखिल ब्रह्मांड का भविष्य है। मैंने समझिए कि अपने पूरे जीवन का रस पिला दिया है उसको, सिर्फ उसी के लिए जी रहा हूं। उठता हूं, कहता हूं आंख खुलते ही तेरा चेहरा दिखना चाहिए। सोता हूं तो उससे बात करके और उसे याद करके। दुनिया की कोई सुख सुविधा नहीं है जो मैंने उसको नहीं दे रखी है। बिल्कुल दिव्य मूर्ति बन के उभर रहा है। मुझे भी बड़ा विस्मय हुआ। मैंने कहा आगे की बात तब तभी करेंगे जब आप सुपुत्र को साथ ही लेके आएंगे। ऐसी महानता विश्व में अवतरित हुई है, मैं भी उसके बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूं। आगे पता नहीं मिले ना मिले, तो प्रभु को लेकर ही आइएगा। बोले जरूर जरूर जरूर, मैं भी चाहूंगा कि आप उसके दर्शन करें। मैंने कहा ठीक, लेके आना। लेके आए। बारहवीं में पढ़ता था, जाने 12वीं पास कर चुका था। कुछ नहीं तो 125 किलो का।
और ये तो मैं बहुत किफ़ायत में बोल रहा हूं, 150 भी हो सकता है। चहुदिश मांस का बाजार लगा हुआ था, लटक रहा था इधर उधर, बह भी रहा है मांस इतना। गाल चू रहे हैं ये बड़े बड़े, आंखें पीली, आंखें पीली, आंखों में निर्मलता नहीं। आया, मैंने कहा बैठो, फिर समझ में आया कि गलत बोल दिया। मैंने कहा कुर्सी हटाओ, सोफा लगाओ बैठने के लिए इनके, तो उसमें धंसे नहीं, बैठे नहीं। मैंने पिताजी से कहा देखिए मुझे थोड़ा एकांत दीजिए दिव्य मूर्ति के साथ, मेरे और प्रभु के बीच की बात है, अलौकिक साक्षात्कार है, थोड़ा अकेले में करने दीजिए। वो बोले जरूर जरूर, आपको बड़ा लाभ होगा। जी थोड़ा पधारें। आप बाहर निकले, 15-20 मिनट मैंने बात करी और उसमें उभर के आया ड्रग्स, शराब, लड़कियां, ये जो अलौकिक प्रतिभा के धनी साहब थे, 12वीं में बमुश्किल पास हुए थे, अभी घर में बैठे हुए थे कि मैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं, और पिताजी का पूरा समर्थन था। पिताजी कहते थे तुम तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस देना, IIT जेईई रैंक 1 तुम्हारी निश्चित है। वो तो पिछली बार कुछ संयोग बैठ गया कि तुम निकल नहीं पाए। मैंने पूछा 12वीं में कितने नंबर थे, तो कुछ बताया। मैंने कहा गणित में बता दो, भौतिकी में बता दो, रसायन शास्त्र में, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो IIT के पेपर में आते हैं। पता चला इन तीनों में तो 60% भी नहीं था, या था भी तो बमुश्किल। पिताजी ने उनके लिए कई कई लाख रुपए की कोचिंग लगवा रखी थी। और 5-7 तरीके के कोच लगा रखे थे। कोई संगीत सिखाता था, कोई टेनिस सिखाता था, क्रिकेटर भी थे। मैंने पूछा क्या करते हो, बोले गेंदबाज हूं। मैंने कहा लुढ़क तो तुम ही रहे हो, गेंद का क्या करते हो, बोले फास्ट बॉलर हूं। फास्ट माने कितना, उसके पीछे दौड़े तो कोई पकड़ नहीं पाए, इतना फास्ट। माने आदमी जितना तेज चलता या दौड़ता है उससे ज्यादा तेजी से डालता हूं। ठीक। हाँ, छू उन्होंने बहुत चीजों को रखा था। सितार को छू रखा था, तबला को छू रखा था, और 5-7 तरीके के पाश्चात्य यंत्र होते हैं जिनके नामों से भी मैं परिचित नहीं, वो भी उन्होंने छू रखे थे। पिताजी की तमन्ना थी कि बेटा एक दिन एवरेस्ट चढ़ेगा, तो ट्रेकिंग की भी कोचिंग करके आए हुए थे। मैंने कहा तुम तो भौगोलिक खतरा हो, तुम एवरेस्ट पे चढ़ गए तो एवरेस्ट उतर आएगा। इतनी लैंडस्लाइड हो रही है,
पर्यावरण को वैसे ही तमाम तरह की चुनौतियां हैं, और नवीनतम चुनौती तुम हो। पिताजी का मानना यही था कि ये जो मेरा बेटा है ये अगला सिकंदर है। नहीं नहीं, वो टैलेंटेड तो बहुत है, बस उसके कोच लोग उसकी प्रतिभा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। कोच लोग उसकी प्रतिभा को, आचार्य जी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक अभी अभी वो उस उम्र पर पहुंचे थे जहां ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, और पिताजी खुद जिस गाड़ी में चलते थे उससे ज्यादा बड़ी गाड़ी इनको खरीद के दे रखी थी। ये पिताजी की गाड़ी पर उड़ा करते थे, और गाड़ी नहीं थी, वो हाथी थी, बहुत बड़ा एसयूवी। वो तो चाहिए भी था, छोटी गाड़ी में ये घुसते कहां से। और अद्भुत, पिताजी को पूरा यकीन कि मेरा लड़का तो हीरा है। हम तथ्यों पर भी ध्यान नहीं देते ना। आपने पूछा कि जिंदगी से परिचित होकर कैसे जिएं। पिताजी नहीं देख रहे हैं कि अगर ये टेनिस सीख रहा है तो इसको आज तक सर्विस डालनी भी आई कि नहीं आई। उनको यही लग रहा है बड़ा प्रतिभाशाली है। तथ्य तो देख लो, कोच से आकर पूछो कि फर्स्ट सर्व परसेंटेज कितना है मेरे लाडले का, 12वीं में नंबर कितने आए हैं। वो तो तथ्य हैं, आंकड़े हैं। देखो तो सही कि गणित में कुल उसके 48 नंबर आए हैं, और तुम कह रहे हो ये तो आईआईटी जेईई क्रैक करेगा। तुम बता रहे हो तमाम तरह के दैवीय गुणों से बिल्कुल उत्प्रोत है, और दिन में 6 दफे खाता है, ये दैवीय गुण है। वो भी घर में नहीं, किसी फूड कोर्ट में पहुंच जाता है और वहां कहता है मैं चरूंगा हाथी की भांति। ये दैवीय गुण है। हम तथ्य भी नहीं देखते ना। कुछ खबर नहीं है पिताजी को कि उसको बड़ी गाड़ी में बैठा के उसको जो नोटों के बंडल देते हैं उससे वो भांग गाजा भी चला रहा है। इसको कहते हैं कल्पनाओं में जीना। हम हकीकत का कुछ पता ही नहीं करना चाहते, और सिर्फ उसका चेहरा ध्यान से देख लेते तो जान जाते कि ये निश्चित रूप से नशा करता है। और ये तो बातें बस मुझे 15-20 मिनट में साहबजादे ने अपनी शान में बता दी। अभी तो और बहुत कुछ रहा होगा, पर इतना ही बर्दाश्त से बाहर था। मैंने कहा बाप, कभी बाद में दर्शन दीजिएगा। आपका नूर अब मुझसे झेला नहीं जा रहा। पिताजी का कहना था कि अगर इस देश ने मेरे बेटे की प्रतिभा को पहचाना नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उसे अमेरिका भेजूंगा। ये तो गरीब देश की गरीब संस्थाएं हैं, आईआईटी वगैरह, इनमें रखा क्या है। अरे मैं हार्वर्ड भेजूंगा, और हार्वर्ड में नहीं मिला तो किसी और मुल्क में फॉरेन डिग्री के साथ आएगा मेरा लड़का।
सिर्फ आंखें ही खोलकर देखो तो दिख जाएगा ना, बहुत बुद्धिमानी नहीं चाहिए। पड़ोसी से ही पूछ लो तो वही बता देगा कि हालचाल क्या है, बहुत बुद्धिमानी नहीं चाहिए। पर जो बातें हमारे पड़ोसियों को भी पता होती हैं, हमें ही वो बातें नहीं पता होती हैं अपने घर के बारे में। जैसे धृतराष्ट्र अंधे हो गए थे दुर्योधन को लेकर, इसको कहते हैं कल्पनाओं में जीना। पूरी दुनिया को पता था दुर्योधन का हाल, बस धृतराष्ट्र को नहीं पता था। इसी तरीके से हम अपने आप को बिल्कुल भुलावे में रखते हैं अपने प्रियजनों के प्रति और सबसे ज्यादा अपने प्रति। हमें दूसरे का हाल इसलिए नहीं पता होता क्योंकि सर्वप्रथम हमें अपना ही हाल पता नहीं है। इनके पिताजी को अगर पता होता कि वो कितनी बुरी तरह से बीमार हैं, मोहग्रस्त हैं, रुग्ण चित्त हैं, आसक्त हैं, अगर उन्हें अपना हाल पता होता, उन्हें अगर अपने अंदर की बीमारी पता होती, तो उन्हें यह भी दिख जाता कि उनका बेटा बहुत बीमार है। पर चूंकि हमें अपना कुछ नहीं पता तो हमें दूसरे का भी क्या पता होगा। अपना भी हाल जानने के लिए बहुत मेहनत नहीं चाहिए, आंखें खोलकर बस देखना होता है। आंकड़े देखो, और बहुत तरह के आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं बहुत अहमियत देता हूं आंकड़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को। मैं कहता हूं देखो दिन कहां जा रहा है, साफ साफ कितने घंटे कहां लगाए बताओ। मैं कहता हूं देखो तुम्हारा धन कहां जा रहा है, कितना कमाते हो और कहां लगाते हो बताओ। ये सब आंकड़े ही सामने रख लो तो चीजें साफ दिखाई दे जाती हैं। एक बार साफ दिखाई देने लग गया कि तुम्हारी हालत क्या है, तो मैं कह रहा हूं उसके बाद धोखे में जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर बड़ा दुख उठेगा और ये जो दुख की आग होगी ये तुमको बदल डालेगी, पिघला देगी। परिवर्तन का, जीवन में परिवर्तन का और कोई तरीका ही नहीं है। शुरुआत ही अपनी जिंदगी के तथ्यों से करनी पड़ेगी। तुम्हारे तथ्यों में अगर सब कुछ ठीक ही है तो तुम्हें किसी बदलाव की जरूरत क्यों? तो बदलाव की जरूरत ही तुम्हें तभी पता चलेगी ना जब तुम पहले अपने जीवन के तथ्यों को देखोगे और वहां बड़ी गड़बड़ पाओगे, तभी तो तुम बदलाव के लिए प्रेरित होगे ना। बहुत सीधी सी चीज। हमें नहीं पता तथ्यों का, हम अपने मन की ओर देखना ही नहीं चाहते। कुछ दिख भी जाता है तो हम उसकी अवहेलना कर देते हैं, अनदेखा करते हैं। घंटी बजी, तुम्हारा दिल धक से हो गया। फोन आया, किसी का नंबर दिखाई दिया फोन पर, तुम बिल्कुल चौंक गए। ये सब छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें तुम्हारे अंतर जगत का पूरा हाल बता देंगी। बस जब ये घटनाएं घटें तो इनको अनदेखा मत किया करो, थोड़ा ठहरा करो और पूछा करो कि कुछ बात होगी, मैं इतना डर क्यों गया अचानक, मुझे सदमा सा क्यों लग गया, ये पसीना क्यों उभर आया पेशानी पर। ये होता है कि नहीं होता? हम तो अपने सपनों पर भी ध्यान नहीं देते। रात में कई कई दफे अचानक नींद खुल रही है, घबरा करके, पसीने से लथपथ, और हम पूछते ही नहीं है कि क्या छुपा हुआ है चित्त में जो रात में सपनों में उभर कर आता है। कौन सा पुराना दरिंदा, कौन सा आदिम डर। हम यूं आगे बढ़ जाते हैं जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं, जैसे हमें कोई अनुभव ही नहीं हुआ। जिनको सगा मानते हो उनकी बेवफाई साफ दिख भी जाती है। उनका स्वार्थ बिल्कुल स्पष्ट प्रकट भी हो जाता है, तो भी यूं दिखाते हो जैसे सब सामान्य, सब ठीक है। क्या सब सामान्य है, सब ठीक है? क्या तुमने साफ साफ देखा नहीं कि जो तुमसे जुड़े हुए हैं कितने स्वार्थों के कारण जुड़े हुए हैं?
इसी को कहते हैं जीवन के हालचाल से परिचित होना। आ रही है बात समझ में? मुश्किल है क्या? सब दिखेगा, साफ दिखेगा। कहां से दिखेगा? आंखों से ही दिखेगा। नीयत होनी चाहिए देखने की। अरे जांच पड़ताल तो करो। यूं ही माने बैठे हो कि तुम स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। जाओ ना जरा पैथोलॉजी, जांच करवाओ, रिपोर्ट लेकर आओ, आंकड़े बताएंगे कितने स्वस्थ हो। बताओ दिल का क्या हाल है, बताओ कोलेस्ट्रॉल, बताओ ट्राइग्लिसराइड्स, बताओ लिवर का क्या हाल है, एसजीओटी बताओ, एसजीपीटी बताओ। बताओ ना, माने ही क्यों बैठे हो? कह रहे हो आंख ठीक है, आंख ठीक है। जाओ जरा आंख का परीक्षण तो कराओ। नहीं नहीं, हमारे दांत तो बहुत मजबूत हैं। कितने साल पहले तुमने किसी डेंटिस्ट को दिखाए थे? वो बताएगा ना कि तुम्हारे दांतों की जड़ों में क्या लगा हुआ है। हमें तो कैंसर का भी पता तब चलता है जब बिल्कुल आखिरी तल पर पहुंच गया होता है। हम तो यही माने बैठे होते हैं हम स्वस्थ हैं, हमें कुछ है ही नहीं। इसे कहते हैं जीवन की तथ्यों की उपेक्षा करना। हम पता ही नहीं करना चाहते कि हमारा हाल वास्तव में क्या है। तब जिंदगी झटके दे देती है। मेरी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। कभी वर्कशॉप में उसकी जांच करवाई है? लेके निकल पड़े उसको कि चढ़ जाएंगे बिल्कुल पहाड़ पर, और रास्ते में दे गई धोखा। दे दिया ना जिंदगी ने झटका। तुम तो कल्पनाओं में ही थे कि मेरी गाड़ी तो बिल्कुल मस्त है, अब लग गया ना झटका। जरा जांच तो करवा लो। हम जांचते ही नहीं, हम प्रयोग नहीं करते, हम परीक्षण नहीं करते, हम में जिज्ञासा नहीं, हम मान्यताओं पर चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है हमारा, खोजी की दृष्टि नहीं है हमारी, हम अंधविश्वासी हैं। जिनके लिए जिंदगी गुजार रहे हो, मुझे बताना उनसे बेबाक दो टूक बात कब करते हो? करते हो क्या कभी? जो जीवन के अहम मसले होते हैं उनको तो तुम अपने स्वजनों के साथ कभी उठाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पता है ये मुद्दे उठे नहीं कि रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। इधर उधर की व्यर्थ की सारी बातें कर लोगे, गोभी बैंगन मटर टमाटर ये बातें कर डालोगे, पैंट सूट कुर्ता पजामा ये बातें खूब चलेंगी, चलती हैं ना, दिन रात यही बातें करते हो अपने प्रियजनों के साथ। असली बातें नहीं करते। असली बातें करी नहीं कि तथ्य उघड़ के सामने आएंगे, उसी दिन उसी रात रिश्ते पर चोट पड़ जाएगी। इसको कहते हैं जानबूझकर सच्चाई से बचना, मुंह चुराना। जो सच्चाई से मुंह चुराकर जी रहा है वो तो दुनिया में ही बेवकूफ बना हुआ है। उसे दुनिया से मुक्ति क्या मिलेगी? जो इस लोक में ही अंधा जीवन जी रहा है उसे कौन से परलोक की प्राप्ति होनी है? कौन से सतलोक की प्राप्ति होनी है?
जो तथ्य ही नहीं जानता उसे सत्य क्या मिलेगा? खोजी बनो, जिज्ञासु बनो, सवाल बहुत बहुत सारे पूछा करो, लगातार प्रयोग करो, परीक्षण करो, खुदाई करो, अन्वेषण करो। मान मत लो। पूछते रहो, पूछते रहो, जब तक स्पष्ट ही ना हो जाए कि मामला साफ दिख रहा है। एक वैज्ञानिक का, एक खोजी का, एक शोधकर्ता का रवैया रखो जीवन में। श्रद्धा बहुत बात की बात है, पहले संदेह करना सीखो। सोचना सीखो, जरा दिमाग लगाया करो। निर्विचार बहुत आगे की बात है। विचार करो, गहन विचार करो, सोचो, समझो। आ रही है कुछ बात समझ में? छोटे बच्चे की तरह मत जियो कि चंदा मामा की कहानियां सुना दी। बड़ी सुखदायक कहानी थी। चंदा मामा दूर के और पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। आहा हा हा, चंदा मामा दूर के। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। और इन मान्यताओं, इन कल्पनाओं में बड़ा आकर्षण है, क्योंकि इन मान्यताओं के साथ कुछ करना नहीं पड़ता ना। वो कौन है? वो चंदा मामा है। चंदा मामा है, हमारे ही तो है। अब चंद्रयान की क्या जरूरत है? अब कौन बने वैज्ञानिक और कौन मेहनत करे और कौन इतना बड़ा रॉकेट विकसित करे? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। हमें तो सब पता ही है चंदा के बारे में। कौन है चंदा? अरे मामा है। अपने मामा के बारे में क्या खोजबीन करनी? मामी का पति है, मां का भाई है। मां को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे यही मैया जो घर में है, इसी का भैया है, मैया का भैया चंदा। अब उसके बारे में क्या परीक्षण करना है? कौन सा मून मिशन? जैसी मैया वैसा मैया का भैया, चंदा मामा। हम सब ऐसे ही जैक एंड जिल वेंट अप द हिल।
आम आदमी की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है, नर्सरी राइम्स, परी कथाएं। हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। फिल्मी गाने, थोड़ा खोजबीन करो, जरा देखना प्यार कितना है और दैवीयता कितनी है तुम्हारे घर में, और तुम तो उसे प्यार का मंदिर बता रहे हो। मान्यताएं आसान होती हैं ना, क्योंकि मान्यताएं तुम्हारे आलस में मददगार बनती हैं। एक बार तुमने कह ही दिया कि चंदा को जानते हो, अब क्या जरूरत है चांद पर जाने की। एक बार तुमने कह ही दिया कि मेरा घर तो प्यार का मंदिर है, अब जरूरत क्या है घर को सुधारने की। और लाज भी आती है ये मानने में कि मेरा घर वास्तव में नरक है, बड़ी लाज आती है, क्योंकि सब अड़ोसी पड़ोसी यही बता रहे हैं कि उनका घर भी प्यार का मंदिर है। अब पूरा मोहल्ला ही प्यार के मंदिरों से भरा हुआ है और तुम बोलो मेरा घर तो नरक है, तो बड़ी लाज आएगी, कहोगे हम ही पीछे रह गए। लेकिन जो मान लेगा कि उसका घर नरक है, उसके साथ कुछ संभावना बनेगी कि वो नरक को सुधार ले। जो प्यार का मंदिर ही बताता रह जाएगा, उसका नरक स्थायी हो जाएगा। मान्यताएं मान्यताएं वो घर पे ना, वो घर पे वैफ है, वैफ तो नहीं मुझे जाना है, क्यों नहीं मुझसे बहुत प्यार करती है ना। इस शिविर से ही कई लोग बीच में भाग गए, किसी का वैफ किसी का हस्बैंड, नहीं हस्बैंड नहीं हस्बैंड, वैफ और हस्बैंड। ऐसा तो होता है ना, वैफ माने वो जो तुमसे बहुत प्यार करती हो और हस्बैंड माने वो जो तुमसे बहुत प्यार करता हो। करते हैं क्या, या बस परी कथा। और जो तुमको शिविर से उठा ले गया तो प्रेम करता है तुमसे या तुम्हारा जानलेवा दुश्मन है। मान्यताएं मान्यताएं नहीं, कैसा चल रहा है, नहीं हमारी तो सेटल्ड लाइफ है, वाइफ है, 2 बच्चा है, तो नहीं ये तो अच्छा होता है ना, इसी को तो गुड लाइफ बोलता है। हम है, हमारा वाइफ है और 2 बच्चा है। नहीं तुम्हें कैसे पता कि ये सब ठीक है, नहीं यही तो ठीक होता है ना। अरे किस कबीले से उठ के आ रहे हो, कितना अंधविश्वास है तुम में, तुम्हें कैसे पता कि ये सब ठीक है, नहीं यही तो ठीक होता है ना। हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चा है, गुड जॉब है, तुम्हें कैसे पता कि ये सब ठीक है, नहीं यही सब तो ठीक होता है ना। मालिक आप मेरा सवाल ही नहीं समझ पा रहे, तुम्हें कैसे पता कि ये ठीक है, नहीं हमें ऐसा ही बताया गया है, ये है तो ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब तो अच्छा होता है, वाइफ है हमारे ही कास्ट का है तो अच्छा होता है, और 2 बच्चा है, 2 अच्छा होता है, तीसरा आने वाला है और अच्छा होगा। तुम्हें कैसे पता ये सब अच्छा है, नहीं यही सब तो अच्छा होता है ना। अच्छा ठीक है भाई माफ करो, तुमसे नहीं जीत पाऊंगा, मैं हट रहा हूं। तथ्यों में जीने का मतलब होता है कि साहब पता तो करिए मन का मौसम कैसा है।
पता तो करिए आप जिस परिवेश में जी रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उसमें आपकी वास्तविक हालत क्या है। मैं छोटा था, मैंने एक तस्वीर देखी, किसी कबीले की कोई स्त्री थी, या तो वो बर्मा का या अफ्रीका का, और उसकी गर्दन इतनी लंबी कर दी गई थी, बचपन से ही उसके गले में पहना दिए जाते थे रिंग्स, चूड़ियां, कड़े। बचपन में गर्दन कैसी थी? पतली, तो पतली एक चूड़ी डाल दी गई। अब गर्दन मोटी नहीं हो सकती, कई सारी चूड़ियां पहना दी गई हैं, गर्दन अब मोटी नहीं हो सकती, तो गर्दन क्या करेगी? गर्दन लंबी हो जाएगी। और इसी बात को वहां सुंदरता मान लिया जाता था। और ये बात वैज्ञानिक रूप से भी घातक है। तुम्हारी गर्दन के साथ कुछ अप्राकृतिक कर दिया गया। हम ऐसे ही जीते हैं। हम सबने अपनी अपनी गर्दनें 2-2 फुट लंबी करवा रखी हैं और हम बोल रहे हैं ऐसा ही तो होता है। बचपन में गांव इत्यादि जाता था, वहां देखता था, बड़ा अचंभा होता था, औरतों के कान इतने इतने लंबे, उनके ये मोटे मोटे कान में झुमके लटक रहे हैं, उसकी वजह से कान यहां तक आ गया, बिल्कुल गले तक। और ये बात बड़ी सुंदरता की मानी जाती थी। और कान फटा हुआ है, मुझे भी ताज्जुब हो, किसी को अपना कान फड़वाने में सुख कैसे हो सकता है, पर यही बात बड़ी अच्छी है और बड़े सौंदर्य की मानी जा रही है। हम ऐसा ही जीवन जीते हैं। हम एमएससी हो सकते हैं, हम एमए हो सकते हैं, हम एमबीए हो सकते हैं, हम पीएचडी हो सकते हैं, हम विदेश से एमएस हो सकते हैं, पर हम अंधविश्वासी लोग हैं, क्योंकि हमें अपने ही जीवन का कुछ पता नहीं। जो बाहर के तथ्यों में नहीं जी रहा, उसके साथ खौफनाक बात यह होती है कि वो अंदर के तथ्य में नहीं जीता। वो अपने ही अनुभवों से बेगाना हो जाता है, अपरिचित और नावाकिफ हो जाता है। उसे ये पता ही नहीं होता कि उसे कैसा लग रहा है। सोचो ये कितनी ज्यादा भयानक बात है कि नहीं? तुम्हें यही पता लगना बंद हो जाए कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम इंसान ही नहीं बचे, तुम्हारी चेतना ही मर गई। अब तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम्हारे भीतर क्या गुजर रही है। अब जैसे कि तुम एक निरंतर नशे की हालत में हो, जिसमें तुम्हें कुछ होश ही नहीं आता। तुम सपनों में हो, तुम्हारी छाती पर सांप लौट रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। अध्यात्म का अर्थ यही है, सपनों से बाहर आओ भाई, अपनी हालत को देखो ताकि अपनी हालत को सुधार सको। यही श्री कृष्ण का संदेश है इस अध्याय में।